चलिए आइए बहुत ही सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द हायर परचेज सिस्टम। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 6 से 8 नंबर तक का। देखिए सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम होता क्या है, एक बड़े सिंपल अगर एग्जाम्पल से समझें। सपोज मुझे कार परचेज करनी है और वो कार है 4 लाख रुपए की, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि आप जाइए 4 लाख रुपए दीजिए और कार लेके आ जाइए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास 4 लाख रुपए नहीं है तो आप क्या करते हैं, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं। सपोज आपने डाउन पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की और फिर जो बैलेंस ऑफ द अमाउंट है उसकी आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं, या जिसको आप बोलते हैं कि हम किश्तें बनवा लेते हैं, ठीक है। और वो आप किश्तों में पे करते रहते हैं, ईएमआई में पे करते रहते हैं, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं बैलेंस अमाउंट की, तो इंस्टॉलमेंट जो है ये नहीं है कि आपको सिर्फ 3 लाख रुपए पे करने हैं। इंस्टॉलमेंट्स में आपको 3 लाख रुपए देना पड़ता है, प्लस आपको उस पे क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। यस और नो? तो 3 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल है इंस्टॉलमेंट सिस्टम का। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आप कुछ डाउन पेमेंट करते हैं और बैलेंस पेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट्स बनाते हैं जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। इसमें खास बात होती है कि जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हैं ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है, ओनर आप बन जाते हैं एज सुन एज आप डाउन पेमेंट करते हैं। लेकिन हायर परचेज सिस्टम के अंदर थोड़ा सा मामला डिफरेंट होता है। चलता तो यही सिस्टम है कि आप डाउन पेमेंट करते हैं, बैलेंस अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं जो कि विद इंटरेस्ट पे करनी होती है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो परचेज कर रहा है वो ओनर तब बनता है जब वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। The fundamental difference between the installment system and the hire purchase system is that कि installment system के अंदर ownership आपके पास immediately आ जाती है जैसे ही आप down payment करते हैं। लेकिन hire purchase system के अंदर अगर आपने कोई asset purchase किया है तो ownership आपके पास down payment करते ही नहीं आ जाती, आपके पास ownership आती है जब आप सारी की सारी installments last installment तक पे कर देते हैं। समझ में आई बात? श्योर? देखिए लिख भी दिया, ये एग्जाम में आपसे थ्योरी पॉइंट में कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम बायर गेट्स द ओनरशिप ऑफ असेट इमीडिएटली आफ्टर द डाउन पेमेंट, हाउएवर अंडर द हायर परचेज सिस्टम ओनरशिप पासेस टू द बायर व्हेन ऑल द इंस्टॉलमेंट्स गेट सेटल्ड, ठीक है। वैसे ये चीज आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आता है आपका ये। चलिए देखिए जरा, अंडर दिस सिस्टम गुड्स आर सोल्ड बाय सेलर। सेलर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हायर सेलर, टू अनदर पर्सन। अनदर पर्सन को कौन है, हायर परचेजर या हायर बायर जिसको बोला जाता है। सच दैट हायर परचेजर गेट द पोजेशन ऑफ असेट इमीडिएटली आफ्टर डाउन पेमेंट। जो हायर परचेजर है जिसने खरीदा है उसे पोजेशन तो उसी समय मिल जाएगा, पोजेशन मतलब कस्टडी, कस्टडी तो उसे उसी समय मिल जाएगी जैसे डाउन पेमेंट करेगा, बट नॉट दी ओनरशिप। ओनरशिप नहीं मिलेगी, कब तक, टिल द बैलेंस अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट। समझ में आई बात? तो ये आपका हायर परचेज सिस्टम। अब देखिए एक टर्म इसमें बार बार यूज होगा, कैश रिटेल प्राइस। कैश रिटेल प्राइस क्या होता है, देखिए अभी आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आपको कार परचेज करनी है और कार 4 लाख रुपए की है, तो सिंपली आप जाइए 4 लाख रुपए दीजिए और कार ले आइए। तो प्राइस पेबल टू बाय द असेट ऑन कैश बेसिस, अगर आप कैश बेसिस पे खरीदते हैं तो कार जो 4 लाख रुपए की पड़ी वो 4 लाख रुपए आपके लिए कैश रिटेल प्राइस है। लेकिन अगर आपने डाउन पेमेंट करी, सपोज आपने 1 लाख की डाउन पेमेंट करी और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए आपने 70,000 की 5 इंस्टॉलमेंट्स बनवाई, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपको टोटल कार कितने की पड़ी, फिर 1 लाख की प्लस 70,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस कम्स आउट टू बी टोटल 4,50,000 रुपीज। यस और नो? तो ये आपका हायर परचेज प्राइस है। कैश रिटेल प्राइस प्लस
इंटरेस्ट, जिसमें देखो अब आपको गाड़ी कितने की पड़ रही है, 4.5 लाख रुपए की। अगर आप यही चीज कैश में खरीदते तो 4 लाख की पड़ती, आपको ऊपर से इंटरेस्ट कितना देना पड़ गया, 50,000 रुपये आपको ऊपर से अलग से इंटरेस्ट देना पड़ गया। तो कैश रिटेल प्राइस क्या होता है कि अगर वही चीज़ हम कैश में खरीदते हैं तो कितने की पड़ेगी, हायर परचेज पे सिस्टम में खरीदते हैं तो ऑब्वियसली महंगी पड़ेगी, और जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरेस्ट। समझ में आई बात? श्योर। इसको आप एक बार सारा नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं इस पे किस तरीके की न्यूमेरिकल और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा चैप्टर मैथमेटिकल है, अकाउंट्स तो बहुत सिंपल है, इसकी सिंपल सा डेबिट क्रेडिट है, डेटर क्रेडिटर कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर जो है आपको कैलकुलेशन पार्ट जो है वो देखना पड़ेगा। अब आपके मन में बच्चों एक डाउट आना चाहिए कि सर अगर हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप सबसे एंड में मिलनी है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप एकदम डाउन पेमेंट करते ही मिल जाएगी, तो कोई भी बायर जो है वो हायर परचेज सिस्टम पे क्यों परचेज करेगा? वो तो प्रेफर करेगा कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे ही गुड्स को परचेज किया जाए, क्योंकि एटलीस्ट डाउन पेमेंट करती ओनरशिप तो उसके नाम पे आ जाएगी। तो देखिए यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है सेलर के ऊपर। अगर सेलर को रखता है कि जो बायर है उसकी पेइंग कैपेसिटी ठीक है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस ठीक है, तो वो अपने गुड्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे बेचता है। लाइक आप कार परचेज करने जाओ तो वो आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता है, विश्वास करा जाता है कि जो कार खरीदने आया है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस ठीक होगी। लेकिन कभी भी आप ध्यान से देखोगे अगर ऑटो के ऊपर या टैक्सी के ऊपर, तो कई बार नंबर प्लेट के साइड में आप देखना ऐसे लिखा होगा H/P, ऐसे साइड में आप देखेंगे इस तरीके से लिखा होगा नंबर प्लेट पे। इसका मतलब होता है हायर परचेज, मतलब कि वो टेम्पो गाड़ी या ऑटो जो है वो हायर परचेज पे लिया गया है। ये क्योंकि जनरली माना जाता है कि जो टेम्पो ट्रक या ऑटो ले रहा है, मार्केट का ऐसा मानना है, मेरा मानना नहीं है, कि उनकी क्रेडिट वर्थीनेस उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए गुड टू गुड जनरली ट्रक टेम्पो आप देखेंगे हायर परचेज सिस्टम पे बिकते हैं, और जो गाड़ी वगैरह है वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि कब हायर परचेज बेसिस पे बिकता है और कब इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। चलिए आइए एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट निकाल लीजिए प्लीज। देखिए पहले 5 क्वेश्चन जो आप करना सीखेंगे वो बेसिक वर्किंग नोट्स हैं जो हर क्वेश्चन में काम आएंगे, और कई बार सेपरेट क्वेश्चन भी 4 नंबर का आ जाता है इस तरीके का। बहुत ही सिंपल चीजें, ध्यान से देखिए। एम परचेज्ड अ कार ऑन हायर परचेज सिस्टम। एम ने एक गाड़ी खरीदी हायर परचेज सिस्टम पे। टोटल कैश प्राइस जो था वो कार का वो था 15,980 रुपये, जिसमें पेबल है 4,000 रुपये डाउन पेमेंट, और बाकी अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है 6,000, 5,000 और 2,000 की। पेबल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। मतलब आप समझे 15,980 में से 4,000 रुपये तो उसने इमीडिएटली दे दिए, बाकी उसने 3 इंस्टॉलमेंट दी, 6,000 की, 5,000 की और 2,000 की। तो अगर आप देखें ध्यान से तो 4,000 रुपये डाउन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 6,000 की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है, 5,000 की, और थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2,000 की। तो टोटल कितना हो गया, 17,000 रुपये। तो डाउन प्लस तीनों इंस्टॉलमेंट्स मिला के जो आता है हमारे पास, दैट इज द हायर परचेज प्राइस। जबकि क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन है कि कैश रिटेल प्राइस जो है वो 15,980 रुपये है। कैश रिटेल प्राइस 15,980। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है इंटरेस्ट। कितना है देखिए, 1,020 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करना है आगे। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। उसने कहा 5% से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर ईच ईयर। हर साल बायर सेलर को कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है ये हमें निकालना है। देखिए इसको करने के लिए एक बड़ा ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, कैश रिटेल प्राइस
इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। अभी कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, बस अभी आप देखिए, सिंपल, हमेशा एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है, कोई मल्टीपल चीज़ें नहीं। पर्टिकुलर्स, कैश रिटेल प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। अब 15,980 रुपये आप देख रहे हैं, दिस इज द टोटल कैश रिटेल प्राइस। यस और नो? अगर आप कैश डाउन पेमेंट करते हैं तो वो 15,980 का पड़ता, तो टोटल CRP इज 15,980। डाउन पेमेंट हुई इसमें से कितने की? 4,000 रुपये की, तो डाउन पेमेंट हो गई 4,000 की। तो बैलेंस जो आपने लोन लिया एक तरह से, वो कितने का लिया? 11,980 का। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस और नो? अब ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सी चीज़ है भाई। 15,980 की चीज़ थी, उसमें से अगर आपने 4,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी तो बैलेंस आपने 11,980 रुपये देना है। तो आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो कितने पे करेंगे? वो आप इंटरेस्ट पे करेंगे 11,980 रुपये पे। यस और नो? तो इंटरेस्ट रेट कितना है? 5% पर एनम। तो 11,980 का 5% कितना इंटरेस्ट आता है? 599, है या ना? तो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं? 599 रुपीज़। बड़ा आराम से एकदम रिलैक्स होके, कोई जल्दीबाजी नहीं समझ में आए दोबारा बताता हूँ। टोटल CRP कितना है? 15,980। डाउन पेमेंट आपने कितनी करी? 4,000। तो बैलेंस कितना बचा? 11,980। उसका 5% ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक तरह से लोन अमाउंट है जो हमने लोन लिया। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो थी वो 6,000 रुपये की थी। देखिए, जब हम वर्ड इंस्टॉलमेंट बोलते हैं तो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो जो आपने 6,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे करी, उसमें आपने कुछ अमाउंट दिया इंटरेस्ट के लिए और कुछ अमाउंट दिया प्रिंसिपल के लिए जो आपने लोन लिया हुआ था। यस और नो? तो इंटरेस्ट के लिए आपने 599 रुपीज़ पे किए, क्योंकि वो आपने निकाल लिया ना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट कितना है? 599। तो अगर 6,000 रुपये में से 599 रुपीज़ जो हैं वो आपने पे किए हैं बेटा इंटरेस्ट के लिए, तो आप खुद बताओ आपने प्रिंसिपल के लिए कितना पे किया है? 5,401 रुपीज़। यस और नो? श्योर? तो देखिए, 6,000 आपकी इंस्टॉलमेंट थी, जिसमें से 599 रुपीज़ आपने इंटरेस्ट पे किया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की हुई? 5,401 रुपये की। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? पक्का? भाई 6,000 की इंस्टॉलमेंट थी, उसमें 599 रुपये का इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टुवर्ड्स प्रिंसिपल आपने 5,401 पे किया। तो जो आपने लोन लिया हुआ था 11,980 का, उसमें से 5,401 रुपये का लोन चुका दिया। अब जो बैलेंस लोन अमाउंट बचा वो कितना बचा? 6,579। समझ में आई बात? अब उसका अगेन 5% आपने इंटरेस्ट दिया, कितना बनता है वो? 329 रुपये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी 5,000 की थी। अब अगर 5,000 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट थी और बेटा उसमें आपने 329 रुपये का 329 का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपने टुवर्ड्स प्रिंसिपल कितना पे किया? 4,671। दिस इज 5,000 माइनस 329। इतना आपने लोन चुका दिया। भाई 5,000 आपने इंस्टॉलमेंट पे करी है, जिसमें 329 रुपये इंटरेस्ट था। तो 4,671 वॉज योर प्रिंसिपल रीपेमेंट। सो बैलेंस लेफ्ट इज 1908 रुपये। आया ना? अब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की है? 2,000 की। आया ना? अब देखो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कभी भी आपको इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ पर्पस, वो हमेशा मिसमैच किया जाता है। जैसे कि अगर आप कायदे से निकालते तो 1908 रुपये पे निकालते। आप निकाल के देखो 1908 का 5% एक बार निकालो तो सही, मेरे कहने पे कितना आ रहा है? 95.4 रुपीज़। यस और नो? अब आप देखो, हमें क्या करना है, लास्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं निकालना। सिंपली वी हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन दिस इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंड द बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल लेफ्ट, दैट इज कितना बचा? 92 रुपीज़। यहाँ पे भी आप निकाल रहे थे 95.4 आ रहा था। ये राउंडिंग ऑफ पर्पस से ऐसा होता है कि लास्ट में थोड़ा सा आपको 2, 4, 10 रुपये, 100 रुपये तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। हैवी अमाउंट्स हैं तो
लास्ट में आपको कभी भी इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, सिंपली इंस्टॉलमेंट और जो बैलेंस बचा है उसके बीच का डिफरेंस ले लो, वो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट हो जाएगा। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद कुछ आपने लोन नहीं देना। पूरे प्रोसेस में आपने देखिए कितना इंटरेस्ट पे किया, 599, 329 और 92, दिस कम्स आउट टू बी 1020। और आप देखिए यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट इतना ही आ रहा था। उसका बाइफर्केशन हो गया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना है। समझ में आ गई आपको सारी बात? श्योर, पक्का, क्लियर? बेशक आप हर यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबके नीचे ये जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। और बस इतना ध्यान रखिएगा, लास्ट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं निकालना। दिस एंड दिस, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ये इस तरह का वर्किंग नोट आपको एग्जाम में बनाने को आएगा। एक बार आप इसे खुद ट्राई करिए, जहां फंसे फिर देखिएगा। अभी एक आधा क्वेश्चन में दिक्कत होगी, देन यू विल बिकम द हैबिचुअल ऑफ इट। अभी तक आप जो चैप्टर्स करते हुए हैं वो थोड़े डिफरेंट काइंड थे, ये डिफरेंट काइंड है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस में। अदरवाइज यू विल बिकम द हैबिचुअल ऑफ इट, और ये फ्री के 6 से 10 नंबर आपको मिलेंगे। थैंक यू, प्लीज फटाफट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी परचेज्ड अ कार ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2005। द टोटल कैश प्राइस ऑफ द कार इज 3,30,000, पेबल 1 लाख ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, मतलब डाउन पेमेंट। वेरी गुड। बाकी ये ट्री नहीं है, 3 है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1 लाख पेबल ऑन 31 मार्च फॉर लास्ट 3 ईयर्स। बाकी 3 इंस्टॉलमेंट्स देनी है 1 लाख रुपए की। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15%। आपको बताना है कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बायर सेलर को दे रहा है। तो टोटल कैश प्राइस है आपका कितना, 3 लाख रुपए, यस और नो। डाउन पेमेंट जो है वो कितनी हुई है, 1 लाख रुपीस। तो बैलेंस कितना बचा, 2,30,000 रुपये। 2,30,000 रुपये जो बचा, ये क्या एक तरह से, अरे वाह वेरी गुड, लोन अमाउंट। ठीक है बेटा। अब 2,30,000 का 15% इंटरेस्ट जाएगा। देखिए 2,30,000 का 15% इंटरेस्ट 34,500। ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी कितने की है, 1 लाख की। भाई 1 लाख की इंस्टॉलमेंट्स है ना सारी, तो 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर 1 लाख माइनस 34,500 रुपीज विच वॉज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो बैलेंस इज कितना आपने लोन रीपेमेंट कर दिया। अब कितना बचा बैलेंस, 1,64,500। उसका 15% कितना होता है, 24,675। ये सुनो, अब अगेन 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट था, उसमें 24,675 इंटरेस्ट चला गया। तो 1 लाख माइनस 24,675, ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट चली गई। तो बैलेंस बचा 89,175। समझ में आई बात? श्योर। अब अगेन लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1 लाख। ठीक है। और आपको बताया था कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वही आपका इंटरेस्ट का काम करता है। ये सुनो, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है। उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा और अच्छे से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। फटाफट इसको बेटा अपने आप सॉल्व करिएगा। इनकेस दिक्कत आ रही है तो फिर सॉल्यूशन से क्रॉस चेक करिएगा। थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ऑन अप्रैल 1, 2004 मिसेस परचेज्ड अ प्लांट ऑन हायर परचेज सिस्टम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 80,000 रुपये आपको देने हैं ऑन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज द डाउन पेमेंट, येस और नो। द बैलेंस वॉज टू बी पेड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 50,000 ईच प्लस इंटरेस्ट। दिस इज द मेन पॉइंट जिसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। जो आपको बैलेंस पे करना है वो कैसे देना है, 50,000 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो अब आपको निकालनी पड़ेगी। अभी इंस्टॉलमेंट गिवन थी, इस बार इंस्टॉलमेंट क्या है कि 50,000 रुपये प्लस जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंस्टॉलमेंट होगी। आप समझ रहे हैं, ईच प्लस इंटरेस्ट लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में सीधे इंस्टॉलमेंट गिवन था, लेकिन इसमें इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं है, इसमें गिवन है प्रिंसिपल रीपेमेंट कितनी होगी प्लस उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा।
कैश प्राइस जो है वो 2,80,000 रुपये है, इंटरेस्ट चार्ज करना है 20% से, आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए वही फॉर्मेट है, टोटल कैश प्राइस 2,80,000 रुपये, डाउन पेमेंट कितनी हुई है 80,000 रुपये, तो जो बैलेंस है वो कितना बचा 2 लाख रुपये। अब इंटरेस्ट चार्ज करना है 20% पर एनम के हिसाब से, तो 2 लाख का 20% इंटरेस्ट कितना होता है 40,000। अब देखो इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी, बड़ा सिंपल है यार, 50,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 40,000, तो इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई 90,000 की हो गई, 50 प्लस 40, हाँ या ना। अरे यार इतना मैथ्स तो सिंपल है, 50,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 40,000, तो 50 प्लस 40 इट्स 90, हाँ या ना। और यहाँ पर कितना माइनस होगा 50,000, क्योंकि चलो आप उसी एंगल से समझ लो, 90,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 40,000 का इंटरेस्ट, तो 50 माइनस होगा। या वैसे आप देखो तो 50,000 एक तरह से प्रिंसिपल रीपेमेंट ही है, या आप छोड़ो उसे, अपना देसी तरीका इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट वैसे ही निकाल लो। अब कितना बचा 1,50, फिर 20% इंटरेस्ट कितना होता है 30,000, तो अब इंस्टॉलमेंट कितने की होगी 50 प्लस 30 कितने की होगी 80,000 की, तो 80,000 माइनस 30,000, so this 50,000 is your second installment। समझ में आई बात, शो। अब बैलेंस कितना बचा 1 लाख, 1 लाख अगेन 20% इंटरेस्ट कितना होता है 20,000, सो इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 70,000, 70 माइनस 20 यहाँ कितना आ जाएगा 50, फिर बैलेंस बचा 50। अब ये मत कहना कि सर आपने कहा था लास्ट में तो इंटरेस्ट नहीं निकालते, अरे उसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट पता होता था, इसमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट ही नहीं पता, तो हमें निकालना पड़ेगा 50,000 का 20% कितना 10,000, इंस्टॉलमेंट हो जाएगी कितने की 60,000, तो 60 माइनस 10 यहाँ कितना आ गया 50, ये हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है केस 1 और केस 2 के अंदर, वहाँ इंस्टॉलमेंट अमाउंट गिवन होता था, यहाँ आपको बोला है 50,000 प्लस इंटरेस्ट, तो जो भी इंटरेस्ट निकल रहा है उसे 50,000 में ऐड करिए तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो निकल जाएगी। इससे ज़्यादा इस केस के अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं। फटाफट क्वेश्चन को देख के अपने आप सोल्यूशन करिएगा, जहाँ फंसे उसके बाद ही आपने क्रॉस चेक करना है, आपको चीटिंग करके सीधे आंसर्स नोट डाउन नहीं करने। थैंक यू। चलिए बच्चों केस 3 शुरू करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल केस है, जहां आपने हल्का सा ज़्यादा दिमाग लगाया आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ जितना बताया जा रहा है उस पर फोकस करिएगा, हल्का सा ज़्यादा दिमाग लगाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक्स ने एक रेडियोग्राम खरीदा हायर परचेज सिस्टम पे, रेडियोग्राम मीन्स रेडियो बेसिकली। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट उसे 800 रुपये की डाउन पेमेंट करनी है, 400 रुपये देनी है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 300 रुपये देने एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 700 रुपये एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इंटरेस्ट चार्ज होगा 5% से, आपको बताना है टोटल कैश प्राइस कितना है रेडियोग्राम का और इंटरेस्ट पेड। देखिए जनरली क्वेश्चन के अंदर तो इस तरह का जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आते हैं 6 से 10 नंबर के, उसमें इस तरीके का कुछ वर्किंग नोट नहीं होता, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है सेपरेट 3 से 4 नंबर का आ जाता है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें आपको डाउन पेमेंट पता है, इंस्टॉलमेंट्स पता है, इंटरेस्ट पता है, लेकिन आपको टोटल कैश प्राइस नहीं पता, जो कि अभी तक आपको हर क्वेश्चन के अंदर पता था। यहां आपको टोटल कैश प्राइस जो है वो नहीं पता। तो नाउ इश्यू अराइजेस कि टोटल कैश प्राइस कैसे निकाला जाए। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको रिवर्स स्टार्ट करना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है 700 रुपये की है, हाँ या ना। आपको पहली बात, जब भी अगर क्वेश्चन में टोटल कैश प्राइस गिवन नहीं, हमेशा क्वेश्चन रिवर्स शुरू करना, और थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है, इंस्टॉलमेंट, अमाउंट, इंटरेस्ट, सीआरपी, कैश डिटेल प्राइस। सबसे पहले तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है 700 रुपये की। देखो इंस्टॉलमेंट जो होती है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट कैसे अलग करना है, उसका तरीका क्या है कि जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 700 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नीचे 100 प्लस 5 105, तो इंटरेस्ट हो गया कितना 33। अब सर ऐसा क्यों, क्या, कैसे? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो तो मेरी एक बात को 1 मिनट में समझ जाएंगे, और जिनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हाथ तंग रहा है वो दिमाग ना लगाएं यहाँ पर, नहीं तो खामखा आप पूरे अकाउंट्स की बैंड बजा देंगे।
देखो भाई, इंस्टॉलमेंट जो होती है वो आफ्टर इंटरेस्ट होती है। यस सुनो, आफ्टर इंटरेस्ट होती है ना, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो अगर आपको बिफोर इंटरेस्ट निकालना है तो 5/105 ही करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, सिर्फ आप ये समझो कि अगर सीआरपी गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन रिवर्स शुरू करना है। जो भी अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 प्लस रेट करके, दैट इज 33। तो अगर 700 रुपए की इंस्टॉलमेंट है और 33 रुपए का इंटरेस्ट है तो कैश रिटेल प्राइस कितना हो गया, 667 रुपीज। दिस इज द कैश रिटेल प्राइस। भाई इंस्टॉलमेंट अभी आप क्या समझ रहे थे, कैश रिटेल प्राइस प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट होती है। तो अगर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो सीआरपी का पार्ट आ गया ना, आया ना? श्योर। अब सेम वे सेकेंड ईयर, कितने की इंस्टॉलमेंट अगर आप देखें तो 300 रुपए की। देखो यहां आप एक चीज समझो, अगेन यहाँ 5/105 किया, लेकिन 300 प्लस 667 किया। अब ये क्यों किया है सर आपने? भाई बड़ा सिंपल सा कारण है। सपोज मैंने किसी से 30,000 रुपये ब्याज पे लिए और मैं उसे 3 बारी में वो चुकाऊंगा, ये सुनो, तो मुझे सबसे ज्यादा बार ब्याज कब देना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, फिर उससे कम ब्याज देना पड़ेगा सेकेंड टाइम, और उससे कम ब्याज देना पड़ेगा थर्ड टाइम। नहीं विश्वास आता, आप पीछे आ जाओ किसी भी क्वेश्चन पे, देखो इंटरेस्ट अमाउंट वक्त के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उससे पीछे आ जाओ क्वेश्चन पे, आप देखो इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। हर इंस्टॉलमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें देना ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे पड़ता है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए आपने चेक करा, ऐसा क्यों? अगर आप समझें इस चीज को, थोड़ा सा गहराइयों में जाएं उसकी। अब देखिए, सबसे पहले आपका 2 लाख का लोन था पिछले क्वेश्चन में, आपको 2 लाख पे ब्याज देना पड़ा, आपने पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, फिर आपको 1.5 लाख पे ब्याज देना पड़ा, फिर आपने पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल पे कर दिया तो आपको 1 लाख पे देना पड़ा, फिर पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल पे कर दिया तो 50,000 पे देना पड़ा। हर बार आप प्रिंसिपल अमाउंट जो है रीपे करते जा रहे हो, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। अब क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, अगर ध्यान से समझिए, यू आर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन 50,000 हेयर, यस और नो, बट अगर आप इससे ऊपर जाते हैं हल्का सा भी तो आपका इंटरेस्ट क्या 50,000 पे लग रहा है? नो, यहां इंटरेस्ट आपका 1 लाख पे लग रहा है। मतलब जितना आपने फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे जो था, भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट टाइम पे जब आप ब्याज देते हो तो पूरे पीरियड के लिए देते हो, फिर सेकेंड टाइम के लिए ब्याज दोगे तो आगे वाले पीरियड के लिए दोगे, फिर यहां ब्याज दोगे तो यहां से यहां तक के पीरियड के लिए दोगे, यस और नो? तो इसीलिए जब आप सेकेंड ईयर पे आ रहे हैं तो सिर्फ ये 300 रुपये नहीं, साथ में ये जो 667 पिछली बार का प्रिंसिपल है वो भी 300 प्लस 67, उसका 5/105 आपको करना है। तो कितना आ गया? 46 रुपीज। 300 में से 46 गया, सीआरपी कितना आ गया? 254। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, मुझे पता है आपका दिमाग थोड़ा हैवी होने लग गया है। ध्यान से देखिए, पहली चीज क्वेश्चन रिवर्स करना है। सेकंड, इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है? इनटू रेट 100 प्लस रेट। और तीसरी आखिरी चीज जो ध्यान रखनी है, अगले इंस्टॉलमेंट पे बढ़ोगे तो पिछले वाले का सीआरपी उसमें ऐड करते हुए चलना है। 5/105 46, यहाँ 300 माइनस 46, ये 254। फिर फर्स्ट ईयर का कितना है देखो, इंस्टॉलमेंट 400, तो 400 प्लस पिछले जो 2 हैं उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, उसका 5/105 63। ये आ गया आपका कितना? 337। फिर 800 रुपये डाउन है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो आ सकता है। तो टोटल सीआरपी आ गया आपका 2058। ये ऐड करने वाली जो बात है वो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कर लीजिए, छोड़ने में इसका कुछ नहीं होने वाला फायदा। 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, है सिंपल सी चीजें, 2 से 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। रिवर्स क्यों चलना है वो भी आपको बता दिया।
सेकंड, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट क्यों लेना है वो भी आपको बताती है, और तीसरी चीज ऐड क्यों करना है वो भी आपको बताती है। इसको समझने से ज्यादा ध्यान रखने पे फोकस करिए, क्योंकि समझ के कोई हमने इसमें मैथ्स का पेपर नहीं निकालना, हमें सिंपल से अकाउंटिंग करनी है। समझ में आई बात? श्योर। तो प्लीज फटाफट इसको आप एक बार पूरा नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और इसके ऊपर हम करते हैं सेम वे प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर नैयर परचेज्ड अ वीसीआर ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2005. एज पर द टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे 8,000 डाउन on this, 8,000 on this date, 7,000 on this date, 6,000 on this date. इंटरेस्ट चार्ज करना है 20%. टोटल कैश प्राइस निकालिए, अपने आप कोशिश करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा सेम वे एकदम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। रिवर्स शो करेंगे। अमाउंट इंटरेस्ट के लिए 20/120 1000 रुपये आ गया, 6,000 माइनस 1,005 आ गया, यही किया था। बस अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगली इंस्टॉलमेंट में ये तो है ही, प्लस जो पिछला CRP है वो भी आपको ऐड करना है, 20/120, ये हो गया 2000, 7 माइनस 2 5, ठीक है। फिर 8,000 तो 10, ये 10 कैसे आया, 5 + 5 इकट्ठा लिख दिया ये, ठीक है। और ये 8 आपका, उसका 20/120 3000, तो 8 में से 3 क्या कितना बचा, 5000। फिर आपका डाउन पेमेंट कितनी है, 8,000 की, वो यहाँ पे आ गया, टोटल हो गया कितना, 23,000। तो बेसिकली एकदम सेम क्वेश्चन है, और अब आपको अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई होगी कि किस तरीके से हमें चीज़ें करनी, ठीक है। कंप्यूटेशन वाला पार्ट यहाँ ओवर होता है, अब हम अकाउंटिंग के ऊपर स्विच ओवर करेंगे। थैंक यू। चलिए बच्चों, अब अकाउंटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले बुक्स ऑफ हायर परचेजर। देखिए इसकी अकाउंटिंग होती है एज पर AS 19 लीज, जो कि आप पढ़ेंगे हमारे साथ एडवांस अकाउंट्स में। अब इन्होंने लीज को डाल दिया है एडवांस अकाउंट्स के अंदर, AS 19 जो है, और हायर परचेज आपको वो अकाउंट्स में पढ़ा रहे हैं, हमारा ICI महान। चलिए कुछ नहीं होता। AS 19 के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग होती है, और क्या क्या होती है बड़े ध्यान से देखिएगा। हायर परचेजर जिसने असेट खरीदा है, सबसे पहले फॉर एक्वायरिंग असेट उसने खरीदा, तो क्या एंट्री करेगा, असेट अंडर हायर परचेज अकाउंट। सिर्फ असेट नहीं लिखना, उसे असेट अंडर हायर परचेज लिखना है। ऐसा क्यों सर? मैंने आपको बताया AS 19 के हिसाब से पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। AS 19 कहता है कि अगर किसी ने कोई असेट हायर परचेज पे खरीदा है तो उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अलग से दिखाना पड़ेगा, इसलिए असेट नहीं लिखा जाता, सिर्फ असेट अंडर हायर परचेज अकाउंट लिखा जाता है। टू हायर वेंडर, हायर वेंडर क्यों, क्योंकि अभी हमने उसे पैसे देने हैं, वो हमारा क्रेडिटर बन गया, ये सुनो, तो ये हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और यहां हमारा असेट बढ़ गया, ठीक है। कैश रिटेल प्राइस से एंट्री किससे करनी है हमें, जो आपका CRP क्वेश्चन के अंदर है उससे आपको एंट्री करनी है। क्यों, अभी समझ में आएगा सब। एक्चुअली इसके पीछे भी रीजन होता है AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। ये क्या कहता है कि अगर कोई इंटरेस्ट रिलेटेड है फॉर द पीरियड आफ्टर परचेजिंग द असेट, तो उसे आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंटरेस्ट पेबल ऑन असेट आफ्टर परचेज कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट। अगर इंटरेस्ट पेबल है असेट पे और वो किस पीरियड के से रिलेटेड है, आफ्टर इट्स परचेजेस, तो वो कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं हो सकता। ये AS 16 कहता है बोरोइंग कॉस्ट, जब उसमें हम पढ़ेंगे। और हमें पता है जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, इसीलिए हमें ये एंट्री CRP से करनी पड़ती है, ना कि इंस्टॉलमेंट जो हायर परचेज प्राइस है उससे। सिंस इंस्टॉलमेंट, या मैं कहूँ हायर परचेज प्राइस इंक्लूड्स, ज़्यादा बेटर है HPP लिखिए, इंक्लूड्स इंटरेस्ट, देयरफॉर हायर दिस एंट्री इज रिकॉर्डेड फ्रॉम कैश रिटेल प्राइस। तो CRP से क्यों एंट्री हो रही है, बिकॉज ऑफ AS 16। फिर हम डाउन पेमेंट करते हैं, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, असेट कम हो गए, एट द सेम टाइम हमारी जो लायबिलिटी है वो भी क्या हो गई, कम हो गई, हायर वेंडर टू बैंक। फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, भाई हमें जो हायर वेंडर है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, यस और नो। तो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हमें देना है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट,
और किसको देना है? हायर वेंडर को, जो कि एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर है। लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, इसलिए हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। हाँ या ना? तो सबसे पहली एंट्री असेट अंडर हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, फिर डाउन पेमेंट हायर वेंडर टू बैंक, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, फिर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, असेट कम हो गया, एट द सेम टाइम जो लायबिलिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। दिस इज अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है, और नहीं आया तो आना चाहिए, कि हायर परचेजर को जो ओनरशिप है वो तो मिलेगी जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, तो जब उस पर ओनरशिप ही नहीं है तो वो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर रहा है? आप समझ रहे हैं? तो देखिए, आपके पास एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसकी एक बात आप बचपन में मतलब फाउंडेशन में पढ़ के आ रहे होते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सुना है ये? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमें लीगल फॉर्म में ना देख के एक्चुअल फॉर्म में देखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि डील करता है बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कौन सी बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी है, तो उसमें एक पॉइंट आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जो कि कहता है कि कोई भी चीज़ हमें उसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी, उसके एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तो देखिए, दो यहाँ पर जो हायर परचेजर है, आप देखिए जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर जो है वो ओनर नहीं है, फिर भी वो डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि अल्टीमेटली यूज तो उसी को ही करना है ना असेट, एक दिन तो वो ओनर बन ही जाएगा ना। तो इसीलिए AS1 सब्सटेंस ओवर फॉर्म यहाँ परफेक्टली अप्लाई होता है। देखिए इसलिए बता रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई हायर परचेजर इज चार्जिंग द डेप्रिसिएशन इंस्टेड ऑफ द फैक्ट ही is not the owner of the asset. So answer is very simple, because of AS1, that is substance over form, which suggest क्या? एक्चुअलिटी ओवर लीगैलिटी। समझ में आई बात? इस वजह से वो चार्ज कर। तो डेप्रिसिएशन टू असेट अंडर हायर परचेज अकाउंट, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का। फिर ईयर 2 के अंदर अब दोबारा असेट तो परचेज होगा नहीं, दोबारा डाउन पेमेंट तो होगी नहीं, सीधे इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, और फिर पेमेंट होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट की हायर वेंडर टू बैंक, और फिर अगेन इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होगा। तो बहुत ही सिंपल सी अकाउंटिंग है इसकी। फटाफट एक बार आप जर्नल एंट्री सारी की सारी जो है वो नोट डाउन करिए, फिर एक क्वेश्चन करेंगे और उससे सारी चीज़ें समझेंगे। बट यहाँ 3 बातें समझ लीजिएगा। असेट अंडर हायर परचेज की क्यों लिखा, असेट अकाउंट क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑफ AS19। CRP से एंट्री क्यों करी, हायर परचेज प्राइस से क्यों नहीं करी? बिकॉज ऑफ AS16, जो कि कहता है कि अगर इंटरेस्ट परचेजेस के बाद का है तो उसे आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। और यहाँ डेप्रिसिएशन वो क्यों चार्ज कर रहा है? बिकॉज ऑफ AS1, जो कि कहता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि कोई भी चीज़ एक्चुअल फॉर्म में देखनी है, हमें उसकी लीगल फॉर्म में नहीं देखनी। समझ पाई बात? फटाफट एक बार ये सारी की सारी जो जर्नल एंट्रीज है वो नोट करिए। देखिए इसके बाद हायर वेंडर की बुक्स की अगर हम बात करें तो सिंपल है एकदम। उसने सेल करी है तो हायर डेटर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। क्यों भाई? पैसा आना है, असेट बढ़ गए, उसके डेटर बढ़ गए, और उसने सेल्स करी है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। यस और नो? फिर डाउन पेमेंट उसे रिसीव हुई तो उसका कैश बढ़ गया, उससे बैंक बैलेंस बढ़ गया, और एक तरफ उसके असेट क्या हो गए? कम हो गए। बैंक अकाउंट टू हायर डेटर। फिर इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, भाई इसके लिए तो इनकम है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो और डेटर उसके पड़ गया, हायर डेटर टू इंटरेस्ट। उसका एकदम अपोजिट चलेगा, जब वो एक्सपेंस था यहाँ इनकम है, वहाँ डेटर था यहाँ क्रेडिटर है, या वहाँ क्रेडिटर था यहाँ डेटर है। दैट्स इट। फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर डेटर, भाई पैसा आ गया और डेटर्स जो हैं आपके कम हो गए। फिर सेम वे सेकेंड ईयर में सेल्स तो होगी नहीं, ये वाली एंट्री तो नहीं होगी, डाउन पेमेंट भी नहीं होगी, सिर्फ ये इंटरेस्ट वाली और इंस्टॉलमेंट रिसीव की। तो फॉर इंटरेस्ट हायर डेटर टू इंटरेस्ट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट बैंक टू हायर डेटर। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके लिए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। उससे पहले आप एक बार नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन से इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फटाफट इसको एक बार नोट कर लीजिए फास्ट।
चलिए आइए बच्चों, जो अभी आपने अभी जर्नल एंट्री सारी देखी है उसको एक प्रॉपर क्वेश्चन से समझते हैं, तभी आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। 1 जनवरी 2001 को सागर एंड कंपनी ने परचेज करा पिकअप वैन। तो पिकअप वैन यहाँ पे असेट है, हायर परचेज पे उन्होंने लिया इंडियन मोटर कंपनी लिमिटेड से। तो सागर एंड कंपनी ने एक्वायर किया है, तो सागर एंड कंपनी जो है बेटा वो एक तरह से आपके लिए क्या है यहाँ पर हायर परचेजर, और इंडियन मोटर कंपनी जो है वो आपके लिए क्या है यहाँ पर हायर वेंडर। ठीक है। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलो। कैश प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए है, 40,000 रुपये पे करने हैं एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये बच्चों क्या है, वेरी गुड, डाउन पेमेंट। इसके बाद जो बैलेंस है बेटा वो इंस्टॉलमेंट्स में देना है 20,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट की। तो दिस इज अ केस नंबर 2, यस और नो। इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% के हिसाब से, डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% से, जो कि SLM है। आपको जर्नल एंट्रीज एंड नेसेसरी लेजर्स बनाने, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी आप सुनने पे भरोसा रखिएगा, फिर आपको खुद ही करना है, चीटिंग नहीं करनी। टोटल कैश प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए था, जिसमें डाउन पेमेंट हुई है कितने रुपए की, 40,000 रुपीज़ की, यस और नो। तो बैलेंस कितना बचा, 60,000 रुपीज़। अब इंटरेस्ट जो है वो पे करना है 6% के हिसाब से, तो 60,000 का 6% बेटा इंटरेस्ट कितना होता है, 3600। होपफुली आपको इसमें तो दिक्कत नहीं है कि मैंने इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला, वेरी गुड। अब आप देखिए 20,000 था प्लस इंटरेस्ट था, तो बेटा इंटरेस्ट फर्स्ट केस में 3600 है, तो यहाँ पर क्या मैं 20,000 प्लस 3600 लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया, 23,600 रुपये हमने लिख दिया। 23,600 में से 3600 गए, तो दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमने माइनस कर दी। नाउ अगेन बैलेंस लेफ्ट इज 40,000, अगेन वी विल चार्ज द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन 40,000, सो दिस विल बी 2400, यस और नो। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 20,000 प्लस 2400, सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 22,400। 22,400 में से 2400 गए, 20,000 रुपये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, फिर बचा बैलेंस 20, फिर अगेन आपने इंटरेस्ट निकाला एंड सो ऑन। तो ये आपने देखिए एक बेसिक वर्किंग नोट जो आपको किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सबसे पहले करना ही करना है, जिसपे हमारे अभी तक के सारे वीडियोस बेस्ड थे। ठीक है बेटा। अब देखिए बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। हायर परचेजर कौन है बेटा, सागर एंड कंपनी। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ सागर एंड कंपनी, दैट इज द हायर परचेजर। एकदम रिलैक्स हो जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, रिलैक्स होके सुनो, सब समझ में आएगा। अभी आपने प्योर जर्नल करी पिछले, उसमें तो वो थोड़ी हल्की कम क्लियर हुई क्योंकि एक एग्जाम्पल नहीं था। यहाँ एग्जाम्पल में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो जिसने परचेज करा है सबसे पहले उसने असेट खरीदा। असेट कौन सा खरीदा बेटा, पिकअप वैन। तो हम क्या बोलेंगे, पिकअप वैन उसने खरीदी, असेट है, असेट अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा है, इंडियन मोटर कंपनी से, जो कि हायर वेंडर है। ठीक है। तो पिकअप वैन, और हम क्या लिखते हैं, अंडर हायर परचेज अकाउंट डेबिट, और हायर वेंडर कौन है यहाँ, इंडियन मोटर कंपनी लिमिटेड। किससे एंट्री होती है, कैश रिटेल प्राइस से, जो कि कितना है यहाँ पर 1 लाख रुपए है। आपको सबसे स्टार्टिंग के अंदर वो गिवन था। ये सुनो, आप देखिए यहाँ पर भी आपको जो सिखाया गया था, असेट अंडर हायर परचेज टू हायर वेंडर। यहाँ असेट जो है पिकअप वैन है और हायर वेंडर इंडियन मोटर कंपनी है। CRP से आपको एंट्री करने के लिए बोला गया था। सब चीज़ें रिकनसाइल करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया यहाँ तक। इसके बाद बेटा उसने 40,000 रुपये की डाउन पेमेंट करी, जो क्वेश्चन में बड़ा क्लियर है। तो उसके बाद आप देखिए इंडियन मोटर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000, क्योंकि आपके एक तरह से बेटा क्रेडिटर कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, आपने डाउन पेमेंट कर दी, और दूसरा आपके असेट बैंक बैलेंस जो है वो कम हो गया 40,000। आप देखिए आपको यही चीज़ वहाँ पे सिखाई गई थी, यस सुनो, फॉर डाउन पेमेंट हायर वेंडर टू बैंक। समझ में आ गया आपको, श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। फिर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है बेटा, उस पर इंटरेस्ट कितना है, 3600 रुपये सर। तो इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है जिसने देना है, और किसको देना है, इंडियन मोटर कंपनी को, जो कि उसके लिए एक लायबिलिटी है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंडियन मोटर कंपनी 3600 रुपये। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे। और यही चीज़ आपको यहाँ हमने सिखाई थी, फॉर इंटरेस्ट टू हायर वेंडर बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम हायर वेंडर। समझ में आई बात। इसके बाद क्या था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की बनी बेटा, 23,600 रुपये की बनी, हाँ या नो। तो इंडियन मोटर कंपनी टू बैंक 23,600 रुपये। ठीक है। इसके बाद सागर एंड कंपनी विल चार्ज द डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज होना है, डिप्रिसिएशन चार्ज होना है 10% पर एनम से।
ठीक है। तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन टू पिकअप वैन अंडर हायर परचेज 10,000। कोई इसमें दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ एक एंट्री और भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है आपके लिए। दैट इज़ कि आप जो एक्सपेंस है उसको P&L में ट्रांसफ़र करके दिखा सकते हैं, P&L टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। ऑप्शनल है, आपके लिए करने का मन करें तो आप कर दीजिएगा, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। ऐसी कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इससे आपके वो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम में अब कोई परचेज नहीं होनी, कोई डाउन पेमेंट नहीं होनी, सीधा इंटरेस्ट की एंट्री होगी एंड इट वाज द इंटरेस्ट वाज 2400 रुपीज़। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंडियन मोटर कंपनी 2400 और उसके बाद फिर उसकी पेमेंट हुई इंडियन मोटर कंपनी टू बैंक 22,400, ठीक है। फिर अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। यस और नो भाई, सेकेंड ईयर का भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, SLM से ही लगाना है। तो क्या होगा बताओ, डेप्रिसिएशन टू पिकअप वैन अंडर हायर परचेस, यस और नो। फिर तीसरे साल अगेन इंटरेस्ट चार्ज होगा कितने का, 1200 का। फिर इंस्टॉलमेंट पे होगी कितनी, 21,200 की। और फिर डेप्रिसिएशन। तो ईयर 3 के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे डू योर सेल्फ, अपने आप करेंगे ईयर 3। ईयर 3 में रिपीट कर देता हूँ, 3 एंट्री होंगी। कौन कौन सी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंडियन मोटर कंपनी कितने से, 1200 से। फिर इंडियन मोटर कंपनी टू बैंक होगी कितने से, 21,200 से। और फिर डेप्रिसिएशन टू पिकअप वैन अंडर हायर परचेज होगी कितने से, 10,000 से। ये 3 एंट्रियाँ जो हैं 2003 में आपको फॉर द ईयर एंडिंग करनी है। इसके बाद लेजर्स देखते हैं। देखिए 2 लेजर्स बनेंगे, एक पिकअप वैन अंडर हायर परचेज अकाउंट का और एक बनेगा इंडियन मोटर कंपनी का, ठीक है। तो पिकअप वैन तो बड़ा सिंपल है। देखिए आपने वैन परचेज करी थी, पिकअप वैन डेबिट टू इंडियन मोटर कंपनी, एकदम असेट अकाउंट की तरह है। तो इंडियन मोटर कंपनी 1 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ फर्स्ट ईयर का, बैलेंस CD, फिर वही BD। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बैलेंस CD, फिर BD। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बैलेंस CD। समझ में आई बात, यस और नो। तो ये हो गया पिकअप वैन अंडर हायर परचेज अकाउंट। इसके बाद इंडियन मोटर कंपनी में भी अगर आप देखें तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली एंट्री में ही हमने पिकअप वैन टू इंडियन मोटर कंपनी किया था, क्रेडिट हुई थी कितने से, 1 लाख रुपए से, यस और नो। फिर डाउन पेमेंट हुई थी कितने से, 40,000 की, यस और नो। आप देखिए यहाँ पर हमने एंट्री क्या की थी डाउन पेमेंट की, इंडियन मोटर कंपनी टू बैंक, यही हमने एंट्री की थी किसकी, डाउन पेमेंट की। ये हो गया डेबिट। इसके बाद फिर इंटरेस्ट चार्ज किया था, यस और नो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंडियन मोटर कंपनी, तो इंडियन मोटर कंपनी क्रेडिट हो रहा है। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी, ये हो गया फर्स्ट ईयर एंड। फिर बैलेंस CD आया, CD से वो अगले साल BD बनेगा, अगले साल सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा और इंस्टॉलमेंट पे होगी। फिर बैलेंस CD, फिर वो BD बनेगा, फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे, और इसका अकाउंट हो गया सेटल्ड। तो बहुत ही सिंपल। या भी आपने मेरे साथ हायर परचेजर की बुक्स देखी, किस तरीके से उसे हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। आप फटाफट क्वेश्चन की सहायता से अपने आप वर्किंग नोट बनाएं, अपने आप एंट्रीज करें, अपने आप लेजर्स बनाएं, ताकि आपकी एक ही क्वेश्चन में मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मोटर कंपनी लिमिटेड में कैसे अकाउंट्स बनेंगे। चलिए अब देखते हैं बुक्स ऑफ इंडियन मोटर कंपनी। उम्मीद करते हैं कि वो आपने अपने आप कर लिया है पूरा का पूरा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंडियन मोटर कंपनी ने सेल्स करी तो सागर एंड कंपनीज के लिए डेटर बन जाता है, तो डेटर डेबिट होते हैं और सेल्स क्या होगी, क्रेडिट। तो सागर एंड कंपनी टू हायर सेल्स 1 लाख। इसके बाद डाउन पेमेंट हुई है, डाउन पेमेंट इंडियन मोटर कंपनी को रिसीव हुई, बैंक बैलेंस पड़ गया टू सागर एंड कंपनी। आप देखिए एकदम अपोजिट हो रहा है, वहाँ पे जो हो रहा था उसका अपोजिट। यहाँ पे इंडियन मोटर कंपनी के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो टू इंटरेस्ट, और सागर एंड कंपनी डेबिट क्योंकि डेटर बढ़ गया। फिर इंस्टॉलमेंट मिली, बैंक अकाउंट डेबिट टू सागर एंड कंपनी 23,600, ठीक है। फिर अगेन सेकेंड ईयर में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम है 2400 सागर एंड कंपनी। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट बनी मिली, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। देखिए कोई इसमें अब दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सब समझ में आ चुका है। उल्टा इसकी बुक्स तो ज़्यादा आसान है हायर वेंडर की। सागर एंड कंपनी टू इंटरेस्ट थर्ड ईयर का, और फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई, बहुत ही सिंपल एकदम। फिर इसमें जो है सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज ऑफ सागर एंड कंपनी। हायर सेल्स करिए 1 लाख की, डाउन पेमेंट आपको मिली है बेटा कितनी, 40,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट आपने चार्ज किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, तो यहाँ 23,600 रुपये आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली।
वहाँ जो चल रहा था उसका एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पर अगर आप देखें, बैलेंस CD, फिर ये BD बना, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट बैलेंस CD, फिर CD जो है BD बना, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो पूरा एकदम सिंपल, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने सागर एंड कंपनी समझ लिया तो इंडियन मोटर कंपनी तो उसका जस्ट वाइस वर्सा एक तरह से आप देख सकते हैं कि है। तो ये था आपने जो देखा कि कैसे हायर परचेजर और हायर वेंडर अपनी बुक्स में एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज नॉर्मल है जैसे डेटर क्रेडिटर में होती है, उसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है। मेन पार्ट जो था वो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन का, जो आपने पहले 5 जो वीडियोस थे उसके अंदर सारा का सारा सीखा। ठीक है, तो यहाँ तक एक बेसिक पार्ट आपका ओवर होता है। पहले यहाँ तक आप सारा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंप्लीट रिपोजिशन एंड पार्शियल रिपोजिशन, उसमें ये सारी चीज़ें जितनी आपने सीखी हैं वो सब यूज़ होंगी। चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन क्या होता है कि सपोज हायर परचेजर ने असेट परचेज किया और हायर परचेजर जो है वो इंस्टॉलमेंट कुछ तो देता है, लेकिन बाद की इंस्टॉलमेंट्स में डिफ़ॉल्ट कर देता है। और जब हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है तो हायर वेंडर क्या करता है, वो अपना असेट वापस ले लेता है। तो सिंपल सी बात है, कोई ट्रक हायर परचेजर ने खरीदा, वो उसकी किस्तें जब तक चुका रहा है, सपोज उसकी 50 किस्तें बनी, उसने 20 किस्तें चुका दी और उसके बाद किस्तें नहीं दे रहा, तो हायर वेंडर क्या करेगा, अपना असेट वापस ले लेगा। तो वो असेट वापस लेना ही, असेट फोरफीट करना ही क्या कहलाता है, रीपोजेशन। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन एक, उससे सारी चीज़ें समझेंगे। 90% चीज़ें सेम है एकदम। रैपिड इंजीनियरिंग वर्क्स सोल्ड टू प्रताप इंडस्ट्रीज। प्रताप इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्या है, हायर परचेजर, और जो रैपिड इंजीनियरिंग है वो कौन है, हायर वेंडर। अ मशीन ऑफ द कैश वैल्यू ₹31360 ऑन हायर परचेज बेसिस। तो ये क्या है, उसका कैश रिटेल प्राइस 1 अप्रैल 2005 को। सम ऑफ ₹9,000 वॉज पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। 9,000 रुपये पे किए डिलीवरी के टाइम पे, मतलब ये एक तरह से क्या है, डाउन पेमेंट है। द बैलेंस वॉज पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹9,000। 9,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट्स में बैलेंस देना है। तो केस बना है, पूरा वर्किंग नोट कर लेंगे। एट द ऑन 31 मार्च एवरी ईयर इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% से, और परचेजर चार्ज करता है डेप्रिसिएशन 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ द मशीन्स। तो सबको छोड़िए, सबसे पहले आप जो है पूरा वर्किंग नोट बनाएंगे इंटरेस्ट का, जो कि आपको आता है। फटाफट कोशिश करिए इस तरीके से पूरा वर्किंग नोट बनाइए, चीटिंग करे बिना। वह कर दो वीडियो पॉज, बना लो भाई। चलिए, तो आपने ऐसे ही बनाया होगा। टोटल कैश रिटेल प्राइस कितना, 31360, यस और नो। इसके बाद अगर उसमें आपने देखा तो 9,000 रुपीज़ जो है, 9,000 रुपीज़ ये डाउन पेमेंट है। तो बचा कितना बैलेंस, 22,360। इस पे 10% 22,360 का 2236 इंटरेस्ट चार्ज होगा। 9,000 इंस्टॉलमेंट है, 9,000 में 2236 अगर इंटरेस्ट है तो इंस्टॉलमेंट के लिए कितना पे किया उन्होंने, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 6764। तो ये आ गया 15,596। उसका 10% कितना होता है, 1560। अगर आप कंप्यूट करेंगे 9,000 की इंस्टॉलमेंट है तो टुवर्ड्स प्रिंसिपल कितना पे किया, 9,000 माइनस 1560 कितना हो गया, 7440। तो बैलेंस बचा 8156। अब लास्ट में इसमें आपको बताया था केस 1 में इंटरेस्ट मत निकालना, ठीक है, तो वही सीधे आपने यहाँ पर 844 ले लिया। तो ये तो आपका बेसिक है जो आपने खुद कर लिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रताप इंडस्ट्रीज फेल्ड टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 2007। देखिए बेचा कब था, 1 अप्रैल 2005 को, यस और नो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू हुई कब, 31 मार्च 06 को, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू कब होगी, 31 मार्च 07 को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे जो है उन्होंने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। Rapid engineering works obtained the permission of the court to repossess the machine. The machine as a result of default by the purchaser and having completed all the statutory permission to possession of the machine. जो वेंडर था
क्योंकि उसने डिफ़ॉल्ट किया तो जो कानूनी परमिशन लेनी थी उसने कानूनी परमिशन लेके मशीन जो है उसको रिपोजेस कर लिया। तो देखिए बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक तो उसने पे किया ही है ना, तब तक तो नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, तो उसमें क्या सोचना है, करो एटलीस्ट वो तो करो। और इसके अंदर हमें लेजर बनाने हैं, सीधे जर्नल वैसे भी नहीं करनी होती, एग्जाम में भी नहीं आती। तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या दिक्कत है भाई, प्रताप इंडस्ट्रीज कौन है, हायर परचेजर है, कम ऑन फास्ट। अब ये दो अकाउंट बनाएगा, एक तो असेट अकाउंट, तो मशीन अंडर हायर परचेज अकाउंट, दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, रैपिड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए असेट कितने का, 31360 आया ना, क्या एंट्री करी भाई, असेट अंडर हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो हो गया 31360, इसकी यहाँ पोस्टिंग कर दी। फिर इस पे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 3136, ये बचा बैलेंस सीडी जो कि बीडी हो जाएगा। यहाँ पर डाउन पेमेंट हुई 9000 की, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चार्ज हुआ कितना 2236, और यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी 9000, बैलेंस सीडी 15596 जो कि यहाँ बीडी बन गया। तो फर्स्ट ईयर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट ईयर तक तो भाई साहब सब कुछ पेमेंट कर ही रहे थे ना। तो फर्स्ट ईयर का जो है एटलीस्ट आप जितने मैंने ग्रीन टिक किए यहाँ तक अपने आप करिए। सेकेंड ईयर का फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। फर्स्ट ईयर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, जो अभी तक आपने सीखा है उसी तरीके से सब होगा। फटाफट वीडियो पॉज कर लो और उसके बाद फर्स्ट ईयर जो है उसे कंप्लीट करो। चलिए अब सेकेंड ईयर के अंदर देखो बेटा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि देखो वो डिफॉल्ट करेगा, ये बात जो है एंड में आके पता लगी। तो सेकेंड ईयर यूज तो पूरा हुआ, तो डेप्रिसिएशन भी पूरा चार्ज होगा प्लस इंटरेस्ट भी पूरा चार्ज होगा, क्योंकि डिफॉल्ट के बारे में तो एट द एंड पता लगा और तब तक ये चीज़ें ड्यू हो चुकी थी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 2822, यस और नो। और इधर आप देखिए इंटरेस्ट कितना था सेकेंड ईयर का 1560। हाँ, अब उसने बोला कि उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, उसने कोई पेमेंट नहीं करी। तो भाई सीधी सी बात है, अगर पेमेंट नहीं करी तो वेंडर क्या करेगा, अपना असेट वापस ले जाएगा। और वेंडर अगर अपना असेट वापस ले जाएगा तो हमने उसे कोई पेमेंट भी नहीं करनी, क्योंकि उसने अपना असेट फोरफीट कर लिया। तो 15596 और 1560 ये अमाउंट ड्यू है। अब वो अपना असेट वापस ले गया, उसने असेट फोरफीट कर लिया, तो हमने क्या उसको कोई पेमेंट भी करनी है, हमने उसको कोई पेमेंट नहीं करनी। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए होगा क्या, जो रैपिड इंजीनियरिंग है वो अपना असेट ले गया, तो एक तरह से अगर आप प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो प्रताप इंडस्ट्रीज जिसकी आप बुक बना रहे हो उसकी जो लायबिलिटी है वो कम हो गई, क्योंकि अब उसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। एट द सेम टाइम जो उसकी असेट है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, टू मशीन अंडर हायर परचेज। एक तरफ असेट कम हो गया और दूसरी तरफ जो है वो क्या हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। यस और नो, लायबिलिटी कम क्यों हो गई, क्योंकि अब वो जो रैपिड इंजीनियरिंग है अपना असेट वापस ले गया। कितने अमाउंट से, तो भैया कितने देने थे उसे, 177156, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 17156, ठीक है। और इसी को आप क्रॉस पोस्ट कर देंगे यहाँ पर कि इतने से हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई और असेट हमारा चला गया। इस पूरे प्रोसेस में ये हमारा असेट जो है वो जा चुका, लायबिलिटी खत्म हो गई और हमें लॉस होगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई कितने का, 8266। समझ में आई बात, श्योर। तो पूरा क्वेश्चन जो है वो सेम है, सिर्फ एक एंट्री बुक्स ऑफ हायर परचेजर में आएगी, वो क्या, हायर वेंडर टू असेट ऑन हायर परचेज। और क्या अमाउंट इसके अंदर आएगा, अमाउंट इसके अंदर आएगा लायबिलिटी ड्यू। समझ में आई बात, श्योर। तो कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन आपने देखा सेम है। एंड में जहां उसने डिफॉल्ट किया जो भी अमाउंट बनता था उससे आपने एंट्री कर दी, इसको आपने क्रॉस पोस्ट कर दिया, यहाँ पे आपका लॉस आ जाएगा कि कितना आपको, क्योंकि आपका असेट फोरफीट हो गया है तो उस पर आपको कितना नुकसान होगा। समझ में आई बात, श्योर। फटाफट एक बार आप जो है यहाँ तक सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। इसके बाद रैपिड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये किसका अकाउंट बनाएगा, प्रताप इंडस्ट्रीज का। एकदम देखिए, एकदम वो ये हायर सेल्स किया, डाउन पेमेंट करी, इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बैलेंस सीडी, बीडी, इंटरेस्ट। द ओनली डिफरेंस इज
कि ये अपनी बुक्स में इसको नाम देता है गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, कि गुड्स छीन के लाया है 17156 के। वहाँ तो वो अपनी मशीन में ले गया, मशीन उसने ख़त्म कर दी, लेकिन ये जो है अपनी बुक्स में रखता है किस नाम से, उसे गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट के नाम से। एंट्री क्या होती है, गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेसर। अभी गुड्स रीपोजेस्ड क्या होता है अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। जिस ईयर में डिफ़ॉल्ट किया बस उस ईयर में क्या आ जाएगा, बाय द नेम ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड। गुड्स रीपोजेस्ड क्या होता है, छीनना, तो छीने हुए गुड्स का अकाउंट। समझ में आई बात? शो, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ये था आपका कंप्लीट रिपोजिशन, बहुत ही सिंपल क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पार्शियल रिपोजिशन, वो कंप्लीट रिपोजिशन से थोड़ा लिंक है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से दिमाग में होनी चाहिए।